नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद कस्टडी में मौत पर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है। किसी को पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। प्रियंका ने पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मारे गए शख्स पर ट्वीट किया है, जहां पर उसकी पीट पीट की हत्या करने पर न्याय की जो है वहां पर मांग की गई है। साथ ही आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत निंदनीय है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की यहां पर मांग प्रियंका गांधी ने उठाई है और इस दौरान पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, यह भी कहा गया। आपको दिखा रहे हैं ट्वीट इस वक्त जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, जहां पर उन्होंने पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के ऊपर अब पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन यूपी सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ यहां पर ये मौत हुई है। इसके बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई और पुलिस वालों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा और न्याय देने की मांग उठाई गई है। किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया, क्या यही इंसाफ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत निंदनीय घटना। भगवान वाल्मीकि की जयंती के दिन उनके संदेशों के खिलाफ काम किया गया है। उच्च स्तरीय जांच और पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है, जहां पर किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना, क्या ये न्याय है, कहां का न्याय है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है। दरअसल आगरा में पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमलावर होते हुए और पुलिस प्रशासन को घेरे में लेते हुए ये ट्वीट साधा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी की 11 जगहों पर एनआईए आतंकियों के मददगार पर शिकंजा कस रही है। एनआईए कश्मीर में ओवरग्राउंड आतंकवादियों को उनकी तलाश में इस वक्त छापेमारी कर रही है। साथ ही श्रीनगर, बारामुल्ला, पुलवामा, अवंतीपुरा, सोपोर और कुलगांव में 11 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ऐसे में श्रीनगर में 4 जगहों पर यह छापेमारी हो रही है, जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए तैयबा के कैडरों द्वारा जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने के संबंध में है। बताते चलें कि हम दुनिया कॉलोनी और चनापोरा निवासी फहद अली वानी और शासकीय आवास कॉलोनी बाग मेहताब स्थित जो है फुरकान इमरान खान के घर में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि तिब्बतन कॉलोनी ईदगाह निवासी राशिद अहमद भट्ट के आवास पर भी उनके घर पर तलाशी ली गई। साथ ही एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एनआईए ने इस महीने करीब 13 तारीख को इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 4 कथित आरोपियों की पहचान चट्टाबल श्रीनगर निवासी वसीम अहमद सोफी, शेरगढ़ी श्रीनगर के तारिक अहमद डार, परेमपोरा श्रीनगर के बिलाल अहमद मीर उर्फ बिलाल फूफू के रूप में की गई थी और रजौरी कदर श्रीनगर के तारिक अहमद बफड़ा के रूप में की गई और उसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,623 नए मामले सामने आए, तो वहीं कल 197 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,92,651 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब 1,78,098 रह गई है, जबकि पिछले एक दिन में कोरोना का इलाज करवा रहे 19,440 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब तक कोरोना से 3,34,78,247 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही देश में अब तक कोरोना के 3,41,08,996 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल वैक्सीन की 41,36,142 डोज दी गई, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस वैक्सीन की अब तक 99,12,42,243 डोज लगाई जा चुकी है। भारत जल्द ही वैक्सीन के 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने वाला है। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर टीकाकरण की दूसरी खुराक पर ध्यान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में लाभार्थी जो पात्र हैं, उन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है। ऐसे में राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को दूसरी खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश 1 अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब पहुंच चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधन निदेशकों के साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर चर्चा की और इसकी समीक्षा की गई। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर महंगाई की मार थमने का नाम अब नहीं ले रही है। ईंधन के दामों में 2 दिन की स्थिरता के बाद आज यानी बुधवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में पेट्रोल डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया और देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की, तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़ाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में 112 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं मुंबई में भी डीजल अब 102 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है, जबकि दिल्ली में डीजल का रेट 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट जिला और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटा है, जिसकी वजह से जिलों में पेट्रोल की दरों के नए रिकॉर्ड्स सामने आए हैं। बालाघाट में पेट्रोल का मूल्य रूप जो है 117 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि अक्टूबर में पेट्रोल और डीजल के भाव में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल में अभी भी और इजाफा होना तय है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से सब्जियां समेत कई अन्य वस्तुओं पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है, जबकि डीजल की दरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 1 दर्जन राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई है। बताते चलें कि स्टेट टैक्स और भाल भाड़े के आधार पर राज्यों की कीमतें अलग अलग होती हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। हालांकि बांग्लादेश सरकार हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी भी कर रही है और इस हिंसा पर रोक लगाने की कोशिशों के दावे भी कर रही है, पर अब इन हमलों से तालिबान के तार जोड़े होने की खबरें सामने आने लगी हैं। बता दें कि पूर्व सूचना मंत्री और बांग्लादेशी सांसद के अध्यक्ष हसनुल हक इनू ने एक निजी चैनल से खास बातचीत में कहा है कि इस हिंसा को लेकर सरकार बेहद चिंताजनक स्थिति में है और इसके पीछे तालिबान और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में देखें तो जमात इस्लामी और मौलिक संगठनों पर धार्मिक पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में और अतीत में वो पुराने तालिबान यानी उसामा बिन लादेन से जुड़े हुए थे। उनमें से कई अब हिरासत में हैं, तो वहीं कई जब तालिबान ने 20 साल पहले सत्ता संभाली थी तब भी कई अफगानिस्तानी ट्रेंड कर रहे थे। इसीलिए शेख हसीना की एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए तालिबान के सत्ता में आने के बाद स्थिति को स्थिर करने की साजिश हो सकती है। हमें विदेशी शरारती संगठनों का एक गुप्त हाथ दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 12 से 13 सालों से हमने देखा है न केवल मंदिरों पर बल्कि सूफियों और साथियों मज़ारों पर, बौद्ध मठों और बुद्धिजीवी लेखकों और यहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं और इमामों पर भी हमले हुए हैं, जो कि तालिबानी राजनीति या जमाती इस्लामियों, पाकिस्तानियों और इन द्वारा ही समर्थित धार्मिक कट्टरपंथियों के संगठनों से अलग हो जाते हैं। हम यहाँ पर बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही कॉर्पोरेट संगठनों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले 30 सालों से इस्लाम के नाम पर चल रहे हैं। कम से कम 15 से ज्यादा ऐसे संगठन पाए गए। और अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार भारत सरकार के प्रतिनिधि और तालिबानी निजाम के नुमाइंदे एक साथ अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के मेज पर नजर आएंगे।
अफगानिस्तान के हालात पर रूस की तरफ से बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए अब भारतीय अधिकारी और तालिबानी प्रतिनिधि मॉस्को पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह और यूरेशिया मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव डॉक्टर आदर्श स्वाइका मॉस्को भेजा गया है। इस दौरान बैठक को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव संबोधित करेंगे और इस दौरान अफगानिस्तान पर मॉस्को परमिट की ये तीसरी बैठक है जिसमें भारत समेत 10 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में तालिबान प्रशासन के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी भी होंगे और इस दौरान मॉस्को की इस बैठक के हशिया पर भारतीय और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच अलग से एक मुलाकात की भी संभावना बरकरार है। सूत्रों के अनुसार बैठक में भारतीय अधिकारी होंगे और इसके साथ ही तालिबान के भी प्रतिनिधि होंगे, लिहाजा अलग से मुलाकात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि किसी औपचारिक बातचीत का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार मंदिरों का लगभग 2138 किलो सोना पिघलाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इससे अवैध बताया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाए गए सोने को बिना किसी सही ऑडिट किए हड़बड़ी में कदम उठा रही है राज्य सरकार और इसकी मंशा पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान राज्य की डीएमके सरकार दावा कर रही है कि उसे मंदिर में जमा सोने को गलाकर गोल्ड बार में बदलने का अधिकार है। ऐसी प्रक्रिया 50 साल से चल रही है, लेकिन सरकार का यह फैसला तमिलनाडु में बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। मंदिरों में आस्था रखने वाले लोगों का बड़ा समूह राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। इस दौरान एवी गोपाल कृष्णन और एम के सर्वनन नाम के याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया है कि सरकार का आदेश न सिर्फ हिंदू रिजिलियंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंटेंस एक्ट और एशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट और जेवेल रूल्स का उल्लंघन है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। और इस साल 7 जून को हाईकोर्ट ने मंदिरों की संपत्ति के मूल्यांकन और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह माना था कि पिछले 60 साल से राज्य में ऐसा नहीं किया जा रहा, जबकि राज्य सरकार ने सही तरीके से ऑडिट कराने की जगह घोषणा कर दी कि वो देवताओं के श्रृंगार में आने वाले आभूषणों को, उनके अलावा सोने के बाकी गहनों को और दूसरी वस्तुओं को पिघलाएगा। इस दौरान उसने इनका वजन भी किया, जिसका वजन 2138 किलो घोषित किया गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक मुहिम शुरू कर दी है। तो वहीं इस मुहिम के तहत अब दिल्ली में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसीसी नहीं होने पर अब 10,000 रुपए का चालान भी काटा जा सकता है। इस मुहिम के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 500 इन्फोर्समेंट टीमों को तैनात कर दिया है, जो कि फ्यूल स्टेशन पर तैनात रहेंगे। हर पेट्रोल पंप पर जो है करीब 4 सदस्यों की एक टीम तैनात की जाएगी, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच कर रही होगी ये टीम। इस अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बल्कि सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी और अगर किसी वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो चुकी है तो उसकी सारी जानकारी एक डायरी में नोट की जाती है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एनफोर्समेंट टीम ने 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक करीब 62,176 वाहनों की जांच की है और पीयूसी सर्टिफिकेट न पाए जाने पर 4,066 वाहनों का चालान काटा गया। साथ ही करीब 39 वाहनों का प्रदूषण फैलाने के लिए भी चालान जारी किया गया और परिवहन विभाग से मिली अन्य जानकारी के मुताबिक पीयूसी सर्टिफिकेट न पाए जाने वाले करीब 4,066 वाहनों का चालान काटा गया है। बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पर उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासत गर्मा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का यह आलम है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हनन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं बल्कि हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जांच भी करवाई गई, तो वहीं उनके विधानसभा स्थित कार्यालय को मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने खुद बंद करवाया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा में उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय ये लगा कि उनके विधानसभा स्थित ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ है। हरक सिंह यही नहीं बल्कि उनका कहना है कि भाजपा ने उनको सम्मान दिया, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और जैनी प्रकरण उसका उदाहरण है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं, लिहाजा क्या सच्चाई है वो तो हरक सिंह और हरीश रावत ही बता सकते हैं। लेकिन 2016 की बात अब 2021 में करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और हरक सिंह रावत तमाम चीजें निराधार बता रहे हैं।